हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासिक में। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है। आप लोग धैर्य से इस चैप्टर को पूरा विधिवत देखें और टीजीटी और पीजीटी की दृष्टिकोण से यहाँ से जो खासकर मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन जिसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन आता है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, यहाँ से एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो आपने चार पढ़ा है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो कैलिक्स और कोरोला तो ये एसेसरी हो जाते हैं। जो मेन आपका रिप्रोडक्टिव आर्गन्स बचता है शेष, वो आपका हो जाता है एक तो गाइनोसियम का पोर्शन। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये गाइनोसियम है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये आपका गाइनोसियम हो जाता है। इसके बाद ये जो बगल में आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसे आप एंड्रोसियम कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि गाइनोसियम की जो एक यूनिट होती है उसे हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं, और एंड्रोसियम की जो एक यूनिट होती है उसे आप एंथर के नाम से जानते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं, स्टेमेन। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका पुंकेसर है, जो आपका स्टेमेन है, इसमें यहाँ पे दो पोर्शन आपने पढ़ा है। ऊपर का पोर्शन एंथर कहलाता है और ये नीचे जो होता है ये फिलामेंट कहलाता है, तंतु कहलाता है। इसी प्रकार से जो पिस्टिल में आपने पढ़ा है कि ये ओवरी होती है, बीच का ये पोर्शन स्टाइल होता है और सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है। तो जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी में, इसे वर्तिका कहा जाता है। ये जो पाइप आप दिख रहे हैं, और ये अंडाशय होता है जिसे ओवरी कहते हैं। तो ओवरऑल कुल मिला जुला करके इसी का पूरा रोल रहेगा आपका प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पॉलिनेशन या परागण क्या चीज़ होता है। तो यहाँ से देखिए, पॉलिनेशन या परागण क्या है। ये देखिए लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में परागण कहते हैं, इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मतलब पराग कणों का ट्रांसफ़र कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को ही हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की हिंदी होती है स्वपरागण। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम लोग एलोगैमी के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण ये किस प्रकार से होते हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, पहले तो जान लेते हैं कि सेल्फ परागण होता क्या चीज़ है। तो लिखा है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मीन्स अगर एक ही पुष्प हो, पुष्प यहाँ पर एक ही है और उसी पुष्प के एंथर से स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स एक ही पुष्प के परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं किसी भी विधि से, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। इसके बाद परपरागण में क्या है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर। मीन्स एक पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी के नाम से जानते हैं। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन दो तरीके से होगा।
पहला हो जाएगा जीनोगैमी। ये चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये टर्म अगर आएंगे तो आप परीक्षा में फंस सकते हैं अगर बहुत ध्यान से आपने नहीं पढ़ा है। तो जीनोगैमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट विद इन ए स्पीसीज, मतलब एक ही प्रजाति के दो पौधों के बीच। मीन्स जैसे आप मान लेते हैं कि गुलाब का पेड़ है, तो ये एक गुलाब का पेड़ है, ये एक दूसरा गुलाब का पेड़ है। इस गुलाब के पौधे का जो फ्लावर है और इसका जो फ्लावर है, तो इस पर का जो एंथर है वो इसके स्टिग्मा पर चला जाए, तो इसी को हम कहते हैं जीनोगैमी। मीन्स यहाँ पर जो फ्लावर, दोनों फ्लावर हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिनेशन में, ये दोनों फ्लावर्स अलग अलग प्लांट के हैं, तो इसे कहा जाता है जीनोगैमी। और दूसरा जो है वो है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में क्या है कि यहाँ पर पौधा एक ही रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग रहेंगे। इसका मतलब हो गया, जैसे आपने ये गुलाब का पौधा बना लिया, तो एक गुलाब के पौधे पर एक ही फूल लगे ये ज़रूरी तो है नहीं। तो यहाँ पर एक फूल मान लीजिए यहाँ पे है, दूसरा फूल यहाँ पे है, तो यहाँ पर प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दो हैं, तो इस फ्लावर का एंथर इसके स्टिग्मा पर जाता है या इसका एंथर इसके स्टिग्मा पर जाता है, तो यहाँ पर फ्लावर तो दो हो गए लेकिन प्लांट हमारा एक ही है, तो इसको कहते हैं जीटोनोगैमी। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप का हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसे एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं, ये टर्म में ध्यान रखिएगा एलोगैमी। ज़्यादातर लोग क्रॉस पॉलिनेशन ही ध्यान रखते हैं, एलोगैमी और ऑटोगैमी ये सब भूल जाते हैं, तो वहाँ से आप फंस जाएंगे अगर टर्म बदल दिया तो जीनोगैमी में क्या है, यहाँ पर प्लांट दोनों अलग अलग हों, और जीटोनोगैमी में क्या है कि प्लांट एक ही हो, फ्लावर केवल अलग अलग हो जाते हैं। बस यही टर्म आपको यहाँ से इतना समझना है। तो ये दोनों टर्म विशेष तौर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ फूलों में पाई जाती हैं कि उनमें स्वपरागण हो जाता है। उसमें से पहला है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है कि एक ही पुष्प के जो एंथर हैं और जो स्टिग्मा है ये दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं, एक ही साथ दोनों मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि ये फ्लावर रिमेन क्लोज्ड, मीन्स बंद होते हैं, फूलों की पंखुड़ियों से ये इस प्रकार से बंद होते हैं कि किसी दूसरे का परागकण इन पर आ ही नहीं सकता है वर्तिकाग्र पर। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर बैरियर के रूप में ये कार्य करने लगते हैं तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव हो पाता है। जैसे ग्राउंड नट जिसे आप मूंगफली कहते हैं, तो इसका जो फ्लावर होता है वो बंद होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण ही संभव होता है। इसी प्रकार से आपने मटर में भी देखा होगा, मटर के पुष्प भी अंदर बंद होते हैं, तो उनमें भी स्वपरागण ही संभव होता है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर के माध्यम से चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये है जीनोगैमी, ये है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या आपने पढ़ा था कि यहाँ पर प्लांट अलग अलग होते हैं, इस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आकर गिर रहा, तो ये आपका हो गया जीनोगैमी। और जीटोनोगैमी क्या है कि एक ही फ्लावर है, यहाँ पर देखिए इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इसी प्लांट के स्टिग्मा पर गिर रहा है, दूसरे स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के, तो इसे आप जीटोनोगैमी कहे हैं। और अगर यहीं पर देखिए कि एक ही फ्लावर है और इसका पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है, तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलिए अभी इनका बाद में ज़रूरत पड़ेगा फिगर का। लिखा है
कि एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे आपने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सी स्थितियां जिम्मेदार होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन सी स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। तो इसमें से पहला है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो जब एक लिंगी फ्लावर होगा तो जाहिर सी बात है कि स्वपरागण तो संभव ही नहीं है, तो यहाँ पर परपरागण के लिए ही स्थितियाँ बनेंगी। इसके बाद दूसरा है सेल्फ स्टेरिलिटी, मीन्स जिसे हम स्वबंध्यता कहते हैं। यहाँ पर कुछ जेनेटिक रीजन से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं होता है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव हो पाता है। तो इसके जेनेटिक कारण है कि उसका पॉलन ग्रेन्स जो है, दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन्स। तो जैसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सोलेनम हो गया, टोबैको हो गया, पिटूनिया हो गया, टी हो गया, आर्किड हो गया, पैसीफ्लोरा, वाइटिस विनिफेरा जिसे अंगूर कहते हैं, मेलस हो गया जिसे हम सेब कहते हैं। तो इन सब में सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है। इसका मतलब है कि अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है कि जो एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं ये अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। तो जब अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे, जब तक दूसरा वाला मैच्योर होगा तब तक पहला वाला मैच्योर होकर बुढ़ा हो चुका होता है। तो इसलिए इनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसमें कई चीज़ें बनती हैं। जो डाइकोगैमी आपका हुआ, ये दो कंडीशन यहाँ पर बन सकती है, एक प्रोटेंड्री और एक प्रोटोगाइनी। ये पूछा जाता है प्रोटेंड्री क्या है और प्रोटोगाइनी क्या है। तो ये टर्म विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी टर्म आपको मिल रहे हैं ये सब पूछे जाते हैं। अगर एंथर्स पहले मैच्योर होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री, मीन्स यहाँ पर जो एंड्रोसियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा की अपेक्षा, तो जैसे कॉटन में देखने को मिलता है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, यहाँ पर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से पहले मैच्योर हो जाती है और मेल वाला बाद में मैच्योर हो जाता है, जैसे फाइकस और एनोना प्लांट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डाइकोगैमी ये दो तरीके का हो गया। एक में यहाँ पर मेल पहले मैच्योर हो जा रहा है, दूसरे में फीमेल पहले मैच्योर हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई स्थिति बनेगी ही नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होता है हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टाइल होती है, आपने पढ़ा कि ओवरी के बाद जो स्टाइल होती है, इस स्टाइल की लंबाई अलग अलग होती है। तो अलग अलग लंबाई होने की वजह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है, जैसे प्रेमुला में। इसके बाद हेट्रोएंथी। हेट्रोएंथी का मतलब है कि यहाँ पर जो स्टैमेंस होते हैं उनके फिलामेंट ही अलग अलग लंबाई के होते हैं, तो इसलिए भी सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है। तो ये हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी पोजीशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या है कि यहाँ पर स्टिग्मा और एंथर इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर टाइप की संरचना उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कैलोट्रापिस और आर्किड। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनमें से किस पौधे में हर्कोगैमी देखने को मिलता है। तो कैलोट्रापिस और आर्किड आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हर्कोगैमी होता क्या चीज़ है, तो एक फिजिकल बैरियर यहाँ पर टाइप की संरचना बन जाती है एंथर और स्टिग्मा के बीच में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब है कि किन किन माध्यमों से परागण होता है, उसी को हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं।
उसमें से सबसे जाना पहचाना जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागण। यहाँ पर जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है। तो साधारण तौर पर ऐसे प्लांट जिनमें फूल बहुत छोटे होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, फ्लावर्स बहुत में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, तो उनमें वायु के द्वारा परागण होता है। तो वायु के द्वारा परागण जो होता है वो हमें देखने को मिलता है व्हीट में, गेहूँ, मेज, राइस और पाइनस में आपने पढ़ा था कि जब उसके परागकण निकलते हैं तो पीले बादल से दिखाई देने लगते हैं, जैसे लगता है पीले बादलों की आंधी सी चल रही हो। ये चीज़ें आपने पाइनस में पढ़ा हुआ है। तो वायु परागण हमें देखने को मिलता है कि जो अट्रैक्टिव फ्लावर्स नहीं होते हैं और जिनमें पॉलन ग्रेन्स की संख्या अच्छी खासी बनती है, क्योंकि हवा के माध्यम से हवा जिधर चल जाए पॉलन ग्रेन्स उधर ही उड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जिधर पॉलन ग्रेन्स उड़े उधर उनके सर्वाइवल के लिए उचित माध्यम मिल सके, फ्लावर्स मिल सके। तो काफ़ी पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं, इधर उधर जाके गिर जाते हैं। कोई पहाड़ पे गिर गया, कोई नदी में गिर गया, कोई कहीं गिर गया, तो ज़्यादातर वहाँ पर काम लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी संख्या में बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब है कि यहाँ पर जल परागण होता है। इनमें जो परागण होता है वो जल के माध्यम से होता है। तो पॉलिनेशन बाय वाटर करंट, जल की धारा के वजह से होता है। अगर ये परागण बिलो द वाटर होता है, मीन्स पानी के नीचे होता है, तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। और जैसे सिरेटोफिलम में, और अगर ये अप टू द वाटर सरफेस मीन्स जल की सतह के ऊपर होता है तो उसे हम कहते हैं ईपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली और ईपीहाइड्रोफिली ये दोनों टर्म भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दोनों के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा कि हाइपोहाइड्रोफिली पानी की सतह से नीचे होता है, जिसका एग्जाम्पल सिरेटोफिलम होगा, और जो ईपीहाइड्रोफिली होगा वो जल की सतह के ऊपर होता है, इसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जूफिली। जूफिली का मतलब होता है कि यहाँ पर एनिमल्स के द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी ये कई कैटेगरी के होते हैं, इसलिए इनका बंटवारा भी किया गया है। जैसे पहला है एंटमोफिली। एंटमोफिली जिसे हम कीट परागण कहते हैं। यहाँ पर जो परागण होगा वो इंसेक्ट के माध्यम से होता है, कीटों के माध्यम से होता है। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें नेक्ट्रीज पाई जाती हैं, मीन्स मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे इनमें सुगंध निकलता है। उसी सुगंध और कलर को देख करके यहाँ पर कीट आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल बीज हो जाएंगे, बटरफ्लाइज हो जाएंगे, मॉथ्स हो जाएंगे। तो इन सब के माध्यम से एंटमोफिली संपन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली में क्या है कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो चींटियों के माध्यम से होता है। चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम मिर्मेकोफिली कहते हैं। जैसे एकेसिया, जिसे बबूल कहते हैं, मैंगो आम कहते हैं। तो आम में कई तरीके से परागण होता है, उनमें से एक मिर्मेकोफिली भी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैंथेरोफिली। कैंथेरोफिली में क्या है कि यहाँ पर बीटल्स के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्निथोफिली। आर्निथोफिली में बर्ड्स के माध्यम से होता है, जैसे बिग्नोनिया इसका एग्जाम्पल है। बिग्नोनिया में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली में क्या है कि बैट्स या चमगादड़ के माध्यम से परागण होता है, जैसे बाउहिनिया में, कदम में, बहुत पूछा जाता है कदम में, केला में। तो इन सब में चिरोप्टेरोफिली देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा मैलाकोफिली। यहाँ पर जो होता है वो स्नेल्स के माध्यम से होता है, घोंघों के माध्यम से होता है, जैसे कोलोकेशिया, जिसे अरवी कहते हैं, लेमना। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके ये मैलाकोफिली, चिरोप्टेरोफिली, आर्निथोफिली। इतना तो ध्यान रखिएगा। मिर्मेकोफिली वाला भी ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर जो पीले बादल अभी आपने पढ़ा पाइनस में, ये भी आपका
इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ फिगर लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए मेज प्लांट में वायु के द्वारा परागण आपको दिख रहा है। विंड पॉलिनेशन सोविंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस वेल एक्सपोज स्टेटमेंट, ये सब अपना फिगर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ खास चीज़ें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे साल्विया में लीवर मैकेनिज्म देखा जाता है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन के लिए लीवर मैकेनिज्म पाया जाता है, या इसी को टर्न पाइप मैकेनिज्म कहते हैं। तो साल्विया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो कैलोट्रॉपिस है उसमें ट्रांसलेटर मैकेनिज्म पाया जाता है, या इसी को क्लिप मैकेनिज्म भी कहते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो कैलोट्रॉपिस और साल्विया में यहाँ पर विशेष क्रियाविधि पाई जाती है परागण के लिए, इसलिए इन दोनों पॉइंट को विशेष तौर पर हम ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमैस्कुलेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इमैस्कुलेशन मुझे लगता है कि आपको पढ़ा चुके हैं जिस समय हम फैमिली पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इन द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन प्रोसेस। मीन्स जब हम कृत्रिम रूप से पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाते हैं, तो हम यहाँ पर फ्लावर के एंथर्स को रिमूव कर देते हैं चिमटे की सहायता से पहले, और जो डिजायर्ड हमारा पॉलन ग्रेन्स होगा उसे ब्रश की सहायता से ले आ करके जो हमारा बेस फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा पर रख देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा इमैस्कुलेशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इमैस्कुलेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको संभवतः। इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? तो मीसोजोइक ईरा में कब हुई थी? तो शुरुआती क्रेटेशियस में या फिर लेट जुरैसिक में, जब जुरैसिक काल समाप्त हो रहा था या क्रेटेशियस काल शुरू हो रहा था, उस समय एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई थी। तो उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन इनका जो गोल्डन ईरा था वो सीनोजोइक ईरा को माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि किस ईरा में इनकी उत्पत्ति हुई, इनका गोल्डन ईरा कौन सा था। एक साइंटिस्ट है यहाँ पे देखिए यन ग्रू ने ही बताया था कि स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने किया था? तो वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जैकब कामेरेरियस। इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किया था प्लांट में। पॉलिनेशन का महत्व किसने बताया था सबसे पहले? तो वो हैं जोसेफ कार्ल र्यूटर ने पॉलिनेशन का महत्व बताया था, इम्पॉर्टेंस बताया था। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे C.F. वोल्फ, जिन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पादप भ्रौणकी का जनक जो कहा जाता है वो C.F. वोल्फ को कहा जाता है। वहीं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है वो P. माहेश्वरी को कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी है P. माहेश्वरी जी ने, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म नाम से। तो किताब का नाम भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद यहाँ पर देखिए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट फॉर स्टडी, मीन्स एंजियोस्पर्म के स्टडी के लिए जिस सामान्य पौधे को प्रयोग किया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से जिस पौधे का यूज किया जाता है वो कैप्सेला का प्लांट होता है, जो कि एक प्रकार का वीड है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो बार बार कैप्सेला आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कैप्सेला एक प्रकार की घास है और इसी को एक प्रारूप मान करके एंजियोस्पर्म की व्याख्या की गई है रिप्रोडक्शन के केस में। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मीन्स भ्रूण बनने और उसके विकसित होने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में टोटल 3 प्रोसेस होते हैं।
पहला तो होता है स्पोरोजेनिस मीन्स स्पोर का निर्माण, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन, इसके बाद भ्रूण बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको विस्तार से पढ़नी है। स्पोरोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है और एम्ब्रियोजेनी क्या है। अब स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पोरोजेनेसिस इज द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, मीन्स स्पोर बनने की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और होता है दूसरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि ये फ्री में आपको जो इतना अच्छा नोट्स मिल रहा है, हम खुद इस नोट्स को अपने हाथ से लिखते हैं, कई बुकों को छांट कर पढ़ाई करके जो पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होता है उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। बाकी जो फालतू के मटेरियल हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, ताकि सिलेबस आपके लिए बोझिल ना बने, आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करके आप चयनित हो जाएं। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए आप लोगों को फ्री में इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप चाहें तो हमारे साथ में नोट्स बना भी सकते हैं। हमारा एक ऐप भी है प्राइम बायोलॉजी क्लासेज, आप हमारा ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में इसकी PDF प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।